अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना न्याजी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुखेरा। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और सबसे पहली खबर तो ये है कि क्रेडिट गोज टू सिपाही सालार। क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे? दो अलग खबरें हैं, मैं इसको मिक्स ना कर दूं। क्रेडिट गोज टू सिपाही सालार के फौरन बाद नवाज शरीफ की वापसी का जिक्र है। वो भी इतनी हॉट न्यूज है ना कि आप दोनों साथ साथ बताना चाह रहे हैं कि हमारे नाजरीन से कुछ मिस ना हो जाए। बट यस, पहली हाँ, लेकिन हम भी मिस ना हो जाए ना। हाँ जी बिल्कुल। उस खबर नवाज शरीफ साहब क्या वापस आ रहे हैं पाकिस्तान? अगर आ रहे हैं तो कब, इस पर हम तफसील से बात करेंगे, क्योंकि खबरें सामने आना शुरू हो चुकी हैं। खासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान जो नाराज थे, उनको मनाने के लिए अब नवाज शरीफ साहब जो है वो सऊदी अरब से लंदन जाने के बजाय एक बार फिर दुबई जा रहे हैं। और दुबई में ही उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को भी बुलाया है और ये अहम बैठक होगी, मीटिंग होगी। अब असल मुद्दा इंतखाबात का है कि इंतखाबात कब हों, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, या फिर मौलाना फजलुर रहमान जो ये कहते हैं कि 1 साल इन इलेक्शंस को डिले होना चाहिए। बिल्कुल। तो आने वाले महीनों में, आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या होगी, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। दूसरी जानिब गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है उसको ब्रेक नहीं लगी है, बिल्कुल जारी। और अगर बात की जाए गिरफ्तारियों के सिलसिले की, तो अभी मैं कल ही देख रही थी, परवेज इलाही साहब का ये कहना था कि गिरफ्तारी के बाद उनको जेल में वो सहूलियात फराहम नहीं की जा रही, पंखा भी नहीं है, कीड़े होते हैं और भी बहुत से उनकी तरफ से जो गिले शिकवे वो किए गए। उनका ये कहना था कि सांस लेना जेल में मुश्किल है। जबकि जैसा से जमील ने भी कहा कि गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, तो नैब का उस्मान बुज़दार साहब की गिरफ्तारी का भी फैसला जो है ये भी कर लिया गया है। और उस्मान बुज़दार और उनके खानदान पर 9 अरब रुपए से जायद के असासे बनाने का केस जो है वो कहा यह जा रहा है कि होगा। इसके अलावा आमदन से जायद असासों का केस इससे पहले भी कई बार खबरों की जीनत बना, लेकिन उनका हुआ क्या? अगर कंपैरिजन किया जाए, अगेन ये करंट अफेयर शो तो है नहीं। हाँ जी, करंट अफेयर शो तो है नहीं। हाँ जो हम कहीं अच्छा माजी में ये हुआ, फलां का जो केस था एसेट्स बियॉन्ड मींस का, उसमें ये बना, अब उसको क्लीन चिट मिल गई। लेकिन एक और बड़ा अहम मामला है, वो है मनी लॉन्ड्रिंग का। तो मनी लॉन्ड्रिंग भी एक बहुत संगीन जुर्म है और इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट मिल गई है और उन समेत तमाम मुल्ज़िमान को क्लीन चिट मिल गई है। बिल्कुल जी। इसके अलावा एक खबर जो आजकल बड़ी सर्कुलेट कर रही है, सोशल मीडिया पर वाहवाही चर्चे हुए हैं, फिर हर टॉक शो की जीनत भी बनी हुई है ये खबर, वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान की नाराजगी पर लीगी क़यादत की दौड़ें। और कहा यह जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो मौलाना साहब की नाराजगी नहीं हम बर्दाश्त कर सकते, नहीं बर्दाश्त कर सकते ना, इसलिए शहबाज शरीफ साहब ने भी उनसे मुलाकात और मैं भी नहीं कर सकते जी। आप और मैं भी नहीं कर सकते। नहीं, हम तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे लिए सारे लोग बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, बहुत अजीज हैं हमारे लिए। और जब मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात कर रहा हूं। जी, हमारे लिए सब इक्वल हैं वैसे। ओके जनाब, खबरों की जानिब बढ़ते हैं तफसील के साथ। और इस सबसे पहले तो आपको बताएं कि इस्लामाबाद में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ कौमी सेमिनार का जो इनक़ाद हुआ, उसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बहुत अहम खिताब किया और ज़राई इनकलाब से मुताल्लिक़ क्या स्टेप्स लिए गए हैं और इस खिताब में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने क्या कहा, तफसील से जानते हैं। मालिक से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होंगी, क्योंकि पाकिस्तान अब मजीद कर्ज लेने का मुतहम्मल नहीं हो सकता। मैं नहीं बता सकता आपको, ये सिपा सलार आपको नहीं बता सकते, ये फाइनेंस मिनिस्टर आपको नहीं बता सकते कि किस तरह हम तरले मिन्नतें करके हम अपना लोन्स ले रहे हैं और मुल्क को जो डिफॉल्ट से बचाने के लिए पूरी कोशिश की गई। और जिस तरह सिपा सलार ने कहा कि कोई ना कमी है हमारे मुल्क के अंदर, बड़े बड़े अजहान हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, पहाड़ है, मादनियात हैं, हर चीज़ मौजूद है। एक ही सफ़ में खड़े हो गए यूं महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, कि हमें मिलकर हमें ये करना होगा। ये मैं और तुम नहीं बल्कि हम बनकर हमें इसको आगे लेके जाना होगा, तो यकीन करके पाकिस्तान दुनिया का एक अजीम मुल्क बन सकता है। आइए जानते हैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का क्या कहना था। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकती, सिपाह सलार का अज़्म। ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार से खिताब में जनरल आसिम मुनीर ने कहा, हम बासलाहियत कौम, जरूरत सिर्फ इस अमर की है कि मिलकर इसकी खुशहाली में हिस्सा डालें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, हम यहाँ पाकिस्तान को एक बार फिर सरसब्ज करने के लिए जमा हुए हैं। यकीन दिलाया कि मुआशी तरक्की के लिए बहसियत इदारा मुकम्मल जाफिशानी
और कल्बो रूह के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। जनरल आसिम मुनीर ने अपने खिताब में कुरान करीम की आयत का हवाला देते हुए कहा, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, खुदा ने हमारे मुल्क को बहुत सी नेमतों से नवाजा है। मुसलमानों के लिए दो ही हालतें हैं, जब मुसीबत आए तो सब्र, खुशी मिलने पर शुक्र अदा करता। तो जनाब इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान बहुत अमीर मुल्क है अगर देखा जाए इसी कॉन्टेक्स्ट में कि अल्लाह ताला ने कितनी नेमतों से नवाजा है पाकिस्तान को, और ये बड़ा अच्छा कदम है कि ज़रई इनकलाब लाने के लिए इस वक्त हमारी अफवाज पाकिस्तान भी और हमारी मौजूदा इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो भी बहुत सीरियस होकर इस पर काम कर रही है। और बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री जमील, हमारे मुल्क में जिस तरह से आपने कहा अल्लाह ताला ने बेशुमार हमें नेमतों से नवाजा है, हमें इन चीज़ों की कदर करनी चाहिए और बहुत मुझे लगता है एक अच्छा इकदाम है। इस तरह से अगर डिफरेंट कैंपेन्स की बात की जाए तो क्लीन ग्रीन पाकिस्तान की भी कैंपेन शुरू की गई। इस तरह की जब कोई भी कैंपेन सामने आती है, इस तरह का कोई भी इनिशिएटिव लिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो एक बहुत पॉजिटिव चेंज जो है वो सोसाइटी में बर्पा होता है। अच्छा, ये जो ज़रई इनकलाब है ये तो बहुत वाज़ेह प्लान है, ये एक ऐसा रोड मैप है जिस पर हमें अमल दरामद करना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि इस मुल्क का कैसा अलमिया है कि हमारी रिकॉर्ड पैदावार होती है हर साल, गंदम की, चावल की, इवन कपास की भी, और लेकिन इसके बावजूद हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है एट द एंड ऑफ द डे, इंपोर्ट करनी पड़ती है एट द एंड ऑफ द डे। वो अब होता क्या है कि जो एक्टिव माफिया है वो ये गंदम चावल एक्सपोर्ट कर देती है, बिल्कुल, और हुकूमत के लिए वो एक बोझ बन जाता है, और फिर ज़रूरत को पूरा करने के लिए, डिमांड सप्लाई को पूरा करने के लिए फिर उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर उसको उस पर हुकूमत को सब्सिडी देनी पड़ती है। तो जब हमारे मुल्क में इतनी कैपेसिटी है कि हमारी ज़रखेज़ ज़मीन जो इस वक्त प्रोडक्शन कर रही है उससे डबल ट्रिपल हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिस पर चाइना जिस मॉडल पर अमल कर रहा है। एक एकड़ की जो है वो कई 100 मन गंदम इस वक्त पैदावार हो रही है चाइना में, और खैर चाइना ने तो कई साल पहले ही पाकिस्तान को कह दिया था, लास्ट गवर्नमेंट की ये बात है कि चाइना ने पाकिस्तान को ये मशवरा दिया था कि आप बहुत फैलाव के साथ हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने की बजाय आप उस मॉडल पर जाएं जिस पर चाइना है, और वो है हाई राइज बिल्डिंग्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एक कम जगह पे रह सकें और बाकी की जमीन को आप ज़राअत के लिए इस्तेमाल करें। और आपकी आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है उनकी जरूरत पूरी करने के लिए भी आपको ये काम आज से ही शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल जमील, आपने सही बात की कि हमारी आबादी तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अगर हम बात करें रिसोर्सेज की तो उस तरह से इम्प्रूवमेंट उनमें नहीं देखने में आ रही, तो ये भी एक हमारे मुल्क का अलमिया है। इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इस सारे मामले पर उनसे बात करते हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले तो सब्ज़ इनकलाब पर मैं चाहूँगा आप क्या कमेंट करेंगे? पाकिस्तान को खुशहाली की राह पर डालेंगे, बड़ा वाज़े पैगाम दिया गया शहबाज शरीफ की जानिब से भी, और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ का ये कहना कि दुनिया की कोई ताकत इस मुल्क को तरक्की से नहीं रोक सकती, कितना बड़ा कदम देख रहे हैं आप ये? देखिए जी, पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत। आपके पास इसके अलावा चारे नहीं है। 75 साल से सब्ज़ इनकलाब ने और सनती इनकलाब ने इकट्ठे चलना था। बहरहाल शुरू में 50 की दहाई में बच्चों को भी यही पढ़ाया गया और यही जो एक गोल रखा गया कि पाकिस्तान जो है कि एग्रीकल्चर कंट्री है और वो दुनिया में सबसे बड़े एग्रीकल्चर निज़ाम के साथ मौजूद है और हमारा एग्रीकल्चर निज़ाम इस मुल्क को आगे बढ़ाएगा। ये बहुत शद्द मत के साथ पढ़ाया गया। अच्छा, उसके अंदर दो चीज़ें थी कि पाकिस्तान को शुरू से ही टेक्नोलॉजी से महरूम रखा जाता था जी। और उसकी कई वजूहात थी, वो एक और कहानी है पूरी। चुनाचे आज हम खड़े हैं तो ना तो हम सब्ज़ इनकलाब आ सका, ना ज़राई इनकलाब आ सका, ना सनदी इनकलाब आ सका जी। और कभी हम समझते हैं कि मसले का हल क्राइसिस यहाँ पे है, कभी समझते हैं क्राइसिस यहाँ पे है। एक कंफ्यूजन है। बड़े 50s और 60s में हमने बहुत बड़े बड़े इदारे कायम किए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और शुगर केन रिसर्च सेंटर से लेके कॉटन रिसर्च सेंटर से लेके हमारे पास बड़े बड़े इदारे कायम किए, उन्होंने परफॉर्म भी किया। 1990 के अंदर आपकी जो कॉटन प्रोडक्शन थी दुनिया की तीसरी बड़ी प्रोडक्शन थी, रूस और अपना अमेरिका और चाइना के बाद।
अमेरिका उस वक्त प्रोड्यूस कर रहा था 1991 के अंदर जो प्रोडक्शन थी या 92 के अंदर, वो उन्होंने कोई 19 या 20 मिलियन बेल्स दी। चाइना ने 18 मिलियन, हमारी कुछ 14 साढ़े 14 मिलियन बेल्स थी। हमारे पास भारत था जिसकी 11 मिलियन थी। अब हमारी वो जो 14 साढ़े 14 मिलियन बेल्स हैं, वो 2 साल पहले मैं देख रहा था, मेरा इतना फिगर में टेस्ट ज्यादा उस तरफ नहीं रहा, वो देख रहा था कि वो 5.5 मिलियन बेल्स पे आ गई है। अमेरिका 50 से टॉप किया है, रशिया चाइना 50 टॉप किया है, इंडिया 30-40 टॉप चुका होगा, और हम कहाँ खड़े हैं। इसी तरीके से गन्ने की जो रिकवरी है, फिर शुगर मिले बेहंगम तरीके से लगा दी। ये नहीं पता कि जी उसके अंदर आप वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिसमें कोई वैल्यू एडिशन हो। पाम ऑयल हमारे यहाँ इतनी कंजम्पशन थी, अब मेरा ख्याल इस वक्त 4-5 अरब डॉलर का जो पाम ऑयल जो है या उसके रिलेटेड प्रोडक्ट जो है इम्पोर्ट करते हैं, ये खाने के लिए सिर्फ ईटेबल। अब हमारे यहाँ देख लें कि क्या काम हुआ है। कभी शुरू पता चला कि हम सनफ्लावर उगाएंगे, इसमें करेंगे, वो हेल्दी भी है, सनफ्लावर ऑयल फलां करेंगे, हम कनोला बीजेंगे, फलां करेंगे। तो आई होप कि इसके अंदर एक और जो फल हुई है, इसके पीछे एक और साइंस है। ये बुनियादी तौर पे अब इस वक्त दोबारा से रिविजिट किया गया पिछले 8-10 महीनों के अंदर, ख़ुसूसन जनरल मुनीर साहब के आने के बाद, आसिम मुनीर साहब के आने के बाद, और उससे पहले भी ये थोड़ा सा रिविजिट हुआ है, ये जब हुकूमत आई है, कि स्पेस कहाँ पे है। तो इनको मालूम हुआ कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है तो हर एक को इंडस्ट्री लगवाते हैं तो उनको नुकसान हो रहा है, किसी ने बिजली के कारखाने लगाए हैं तो चोरी हो रही है। हर मुल्क जो है यहाँ जख्म खुर्दा है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके, किसी जगह इन्वेस्टमेंट की है वो फंस के रहेगी। रिको डिक्लेयर किया है। अब ये कहा गया है कि इनको जमीनें दे दी जाए और उनकी खसूस अरब कंट्रीज के अंदर 40-50 अरब डॉलर्स की जो फूड इम्पोर्ट्स हैं। आपको इस वक्त इन्वेस्टमेंट हमारी तो ख्वाहिश ये है, हुकूमतों की भी और सबकी, हमारा जो पॉलिसी ख्वाहिश है वो तो यही होनी चाहिए, यही है कि जो बंदा यहाँ इन्वेस्टमेंट करे वो वहां से अपनी जो प्रोडक्ट्स ही वो अपने मुल्क लेके जाए, ताकि हमें डॉलर्स ना भेजा। बिल्कुल। तो ये कोई बुरी चीज नहीं है, अल्लाह करे कि ये हो जाए, लेकिन इसके पीछे हकीकत साइंस है। ठीक है ना, मुझे याद पड़ता है कि कज़ाफी ने एक पूरा इनकलाब ले आया था, दुनिया की पता नहीं कितने उनके, तो मेरे पास कभी ये डिग आउट करूँ कितने, डेफिनेटली उस वक्त भी आज से 20-25 साल पहले कोई 20-25 मेरा ख्याल है मोर देन 100-200 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, मैन मेड नहर बनाई थी। उसे पूरे अफ्रीका को शराब करना था। वो स्टार्ट करने लगी तो अमेरिका ने उसमें बमबारी कर दी, उसके अंदर डिप्लीटेड यूरेनियम डाली, वो सारी नहर जो है, इतना जो बड़ी इन्वेस्टमेंट थी 250 बिलियन डॉलर्स की, वो सारी खत्म हो गई। जिससे जो पता था कि वो अब अफ्रीका टेक ओवर कर देगा फूड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स पे, क्योंकि उनके पास जमीन बहुत बड़ी थी, पानी नहीं था। तो ये बड़ी एक जो है हर तरफ पॉलिटिक्स भी हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पे भी एक लड़ाई यहाँ पे सियासी जमातों की और एस्टेब्लिशमेंट की हो रही है, एक लड़ाई यहाँ पे अमेरिका और चीन की हो रही है पाकिस्तान के अंदर, उसके भी अपने ताई निकलने हैं, क्योंकि ये सारी चीजें स्मूथली सेल नहीं कर पाएंगी। लेकिन जो वादा जो किया गया 40-50 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट का। अच्छा हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब, आम इंतखाबात की अगर बात करें, उससे कबल कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाएंगे। अगर वो वापस आते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आप क्या समझते हैं इससे इलेक्शंस पर क्या फर्क पड़ेगा या क्या असरात मुरत्तब होंगे? सुलेमान शहबाज साहब की रिहाई के बाद भी आपको यकीन है कि हफीजुल्लाह न्याज़ी आप गिरफ्तार हो सकते हैं? सर ये तो आप ही बता सकते हैं। सर आपने तो जवाब 2 लाइनों में जवाब दे दिया सर आपने तो। मेरा ख्याल में अब गिरफ्तारी की नहीं होगी, अब गिरफ्तारी तरीके इंसाफ की हो रही है और इंशाल्लाह होती रही और होनी चाहिए, कि उन्होंने ये रास्ता खुद दिखाया था। अच्छा सियासी सूरत हाल क्या देख रहे हैं हुकूमत करने का? जी सही सियासी सूरत हाल मेरे ख्याल में कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मैं आई डोंट थिंक हम किसी जो है सही रास्ते पे जा रहे हैं। ये देखो 3 इस वक्त फरीक हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी हुकूमत है, तीसरी तहरीक इंसाफ है, या एक बंदा है तहरीक इंसाफ का। तो तीनों बंद गली में है मेरे नजदीक। तीनों के पास कोई हल जो वो समझ रहे हैं वो उनको नहीं मिला जी, और जो हल होना चाहिए वो देने पर तैयार नहीं है तीनों।
सही। जी कोई अच्छा, पाकिस्तान का नहीं सोचा, पाकिस्तान दलदल में फंसा हुआ है और इसको निकालने का कोई रास्ता मुझे तो समझ नहीं आती कि कैसे निकले। सही। जी। और ये नाराजगियां जो हैं ये कब खत्म होंगी? मौलाना फजलुर रहमान साहब नाराज हो गए अब। मेरा ख्याल है उनका, मैं तो सोचता हूँ उन्होंने सही किया। आपके किस तरीके से जाके कि मेरा एक इमरजेंसी होगी और उस वक्त ज़हन में यही सोचा गया होगा कि हम बात कोई और होगी। मुझे लगता ही है कि असल में जो इख्ताश पैदा हुआ होगा या जो स्टर क्रिएट हुआ होगा वो तो हुआ होगा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बनने के बाद, क्योंकि ये फिर हलचल मच गई थी। ये बड़ी सियासी जमातों ने, खुसूसन पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम नून ने कोई इसको अच्छे तरीके से इसको नहीं रिसीव किया। एस्टैब्लिशमेंट ने ये काम क्यों किया है? मेरे नज़दीक तो शायद उन्होंने इनके लिए बुरा ना सोचो, लेकिन एक चीज जो इनको ये सच मानने पर तैयार नहीं है और एस्टैब्लिशमेंट ये सच मान चुकी है कि ये हुकूमत जो है ये पाकिस्तान की तारीखी गैर मकबूल तरीन हुकूमत है। तो चुनाचे वो ये समझते होंगे बैगेज है आगे, चूंकि इलेक्शन के अंदर तरीके इंसाफ होना नहीं है, सीट की बंदा बांट होनी है, अपने अपने तरीके से हारे को अपनी उनकी मर्जी की सीट्स मिल जानी है। तो ये सोचा कि एक पार्टी और आ जाए। लोग समझ रहे हैं कि शायद वो कोई मुस्बित रोल अदा करेगी। मैं समझता हूँ कि नहीं, वो नेगेटिव रोल के लिए है कि कुछ गालियों का हिस्सा जो है वो थोड़ा सा उसमें से तकसीम आ जाएगी कि ज्यादा लोग जो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो उनको ज्यादा बुरा भला कहेंगे, जो बनिस्बत क्या, चलो उनको भी बुरा भला कहेंगे। सही। तो चुनाचे सेशन का यही ख्याल है कि थोड़ा सा प्रेशर जो है हुकूमत बैठे ताकि इन्होंने आगे फिर हुकूमत करनी है जी। तो सिर्फ ये ना हो कि जैसे एक ही चीज टारगेट हुई है, इनके मुकाबले में एक पार्टी खड़ी की जाए, भले से राजा रियाज टाइप क्यों ना हो, तो उसके अंदर ही जो है एक ऐसा निजाम चलाया जाए जिससे तो जो बढ़ सके। मेरा तो ये अपना जाती है और इसीलिए दुबई में इकट्ठे हुए हैं कि जरदारी साहब यहाँ पे आ गए थे बेचारे, उनका ख्याल था कि लोग टूट के आएंगे और हम इकट्ठे करेंगे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ने भी अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए थे लंदन में और लोग जा के मिल रहे थे, जहांगीर साहब भी, ओन चौधरी साहब भी, अलीम खान साहब भी। तो वो उन्होंने अब जरदारी साहब को नामुराद लौटना पड़ा लाहौर से, उनको बड़ा दुख का कलक पहुंचा होगा। ये एकदम रात को कॉल है कि एक नई पार्टी बने और सारे लोग चले, जहांगीर साहब भी लंदन में पहुंच गए, सारे पहुंच गए। तो इसको मेरा ख्याल है इनको जो है ना सबसे बड़ा यही होगा। दूसरा निगरान वजीर आजम के बारे में सोचा गया होगा, लेकिन फजल रहमान साहब को इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए था। ठीक है हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। और देखना यह है आइंदा आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि इंतखाबात के हवाले से बहुत अहम मीटिंग्स हो रही हैं। दुबई में मीटिंग हुई और मुख्तलिफ इसमें ख्यालात हैं इन तमाम पार्टीज़ के जो इस वक्त PDM का हिस्सा हैं। कुछ चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, कुछ चाहते हैं अगले साल तक चले जाएं, लेकिन जितना जल्दी हो जाएंगे उतना ही बेहतर है। उतना ही बेहतर है। हमारे मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है या जो सियासी इस्तेहकाम है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। राइट बैक आफ्टर द ब्रेक, यू आर वाचिंग सुनो पाकिस्तान और अब बात करेंगे महंगाई की। शाय खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के सबब हफ्तावार महंगाई 28.5% रिकॉर्ड की गई है और हफ्तावार बुनियादों पर जो है वो बहुत ज़्यादा महंगाई देखने में आई है। 7% तक उसमें इजाफा हुआ है। रुपए की बेकदरी, अगर पेट्रोल की बात की जाए तो उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। सेल्स टैक्स और बिजली के ज़्यादा बिल्स ने महंगाई के रुझान में अहम किरदार अदा किया है। इसके अलावा 50 से ज़ायद अशिया में 24% जो है वो उसमें भी इजाफा हुआ है। कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जब हम मार्केट में जाते हैं, जैसे से कल हमारे प्रोग्राम में गेस्ट आए हुए थे और कह रहे थे राशन बैग्स जब हमने खरीदे 1.5 साल पहले तो वो 2200 रुपए का हमें पड़ा, लेकिन अब वो 4000 से भी ज्यादा उसकी। बिल्कुल, आमदन और अखराजात और महंगाई इस हवाले से हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन हमने देखा पिछले कुछ दिनों में डॉलर की कदर में कमी हुई, रुपए की कदर में इजाफा हुआ, लेकिन इसके बावजूद महंगाई में कमी क्यों नहीं हुई? अभी भी जो आदाद शुमार हैं वो हफ्तावार 0.7% अभी भी महंगाई बढ़ी है। तो इसकी रीज़न क्या है, इस पर एक्सपर्ट राय लेते हैं। माहिर मईशत खुर्रम शहजाद साहब इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं। खुर्रम साहब, आपके ख्याल में महंगाई में कमी ना आना, इसकी क्या वजह है?
जी अस्सलाम वालेकुम। देखें लास्ट मंथ के हिसाब से अगर आप देखें तो महंगाई में एक महीने में कमी, थोड़ी सी कमी हुई है फूड प्राइसेस में, और जो है ये 9 महीने के बाद ये कमी देखी गई है। तकरीबन कोई 30 बेसिस पॉइंट जो है वो डिक्लाइन आया है इन्फ्लेशन में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, अगर आप उनका मवाजना करें जो है मई के साथ। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि रुपये की स्टेबिलिटी की वजह से रुपये थोड़ा इम्प्रूव हुआ, इसकी वजह से जो है महंगाई में कमी गिरी, एकदम से नहीं आता, और ये बहुत कम जो है वो कमी है। ये अभी अगर यहाँ से अगर आप देखते हैं तो 20 से 30 रुपए अगर रुपया जो है वो रुपये की कदर में इजाफा होता है तो फिर आपको लगेगा आहिस्ता आहिस्ता उसका इम्पैक्ट 1 महीने 1.5 महीने के बाद आता है, क्योंकि प्रोडक्ट को इम्पोर्ट होने में और इम्पोर्ट को फिर मार्केट तक पहुँचने में काफी दिन लगते हैं। एकदम से आप एक्सपेक्ट ना करें कि डिक्लाइन आ जाएगा महंगाई में, बट ये है कि एक्सपोर्ट्स खुलने की वजह से और रुपया थोड़ा स्टेबल शॉर्ट टर्म में लगता है कि होगा, तो उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता महंगाई में कमी हो सकती है। जी अच्छा, खुर्रम शहजाद साहब, अगर बिजली की कीमतों की बात करें तो एक बार फिर बढ़ा दी गई हैं। कहाँ जाए हमारी अवाम? ऑलरेडी महंगाई से परेशान है सारे लोग, क्या होगा हमारे अवाम का? खुर्रम शहजाद साहब, आपको आवाज आ रही है? खुर्रम शहजाद साहब से हम दोबारा रब्ता करते हैं। हमारा रब्ता मुनक़ता हो चुका है। अच्छा जमील, डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है। अच्छा, आपने बिजली की कीमतों में बात की, बिजली की कीमतों में इजाफे की बात की हिना, तो देखिए IMF की जो हालिया शराइत हैं उसमें यही है कि आप अपना टैक्स नेट बढ़ाएं और आप अपनी आमदन बढ़ाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस तो ऑलरेडी थे, लेकिन उसके बाद पेट्रोल की कीमत का नीचे ना आना, इवन दो ख्याल भी मार्केट में इस वक्त पेट्रोल की प्राइस कम है, लेकिन 50 से 60 रुपए लेवी टैक्स की मद में पर लीटर इस वक्त हुकूमत ले रही है। तो हुकूमत का खजाना तो भरता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, लेकिन अवाम जो है वो शदीद परेशान है। लेकिन हुकूमत का खजाना भरने के बावजूद अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। इसकी रीजन क्या है बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और जमील, अगर खुर्रम साहब कह रहे थे इंपोर्ट्स की बात कर रहे थे, मैं जरूर उनसे पूछना चाहूंगा कि पिछले दिनों एलसीज बंद थी डॉलर ना होने की वजह से, इंपोर्ट्स बंद थी। अच्छा, अब इंपोर्ट अगर खुल भी जाती हैं, खुर्रम शहजाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा खुर्रम साहब, आपने इंपोर्ट्स की बात की कि इसका जो इफेक्ट है वो आने वाले दिनों में हमें नजर आएगा। इंपोर्ट्स खुली हैं तो 1 महीने तक जब हमारी ये ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी तो उसके बाद मजीद कमी आएगी महंगाई में। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि उसमें भी टैक्सेस की भरमार है और इंपोर्ट्स जहां महंगी हो रही हैं वहीं वो चीजें मार्केट में महंगे दामों ही फरोख्त होंगी? बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन अभी इंटरनेशनल मार्केट में एडिबल ऑयल जो खाने पीने का तेल है उसकी कीमतों में कमी हुई है, और जो क्रूड ऑयल है जिससे हम तवराई पैदा करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसमें थोड़ी कमी वाकई हुई है। तो इंटरनेशनल मार्केट में तो काफ़ी हद तक कीमतें पिछले साल के मुकाबले में बहुत नीचे हैं, और इशू ये है कि हमारे यहाँ जो करेंसी है उसकी कदर में कमी हो जाती है, तो वो जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें गिरती हैं उसका इम्पैक्ट जो है ना वो उसे कैंसिल हो जाता है, यानी कि उससे बराबर हो जाता है। अगर हमारी रुपया जो है वो ज़्यादा डेप्रिशिएट ना हो तो हमें वो जो इम्पैक्ट इंटरनेशनल मार्केट का वो मिलता है अगर नीचे आती कीमत। इस तरह ऊपर जाती है तो डेफिनेटली उसका भी जो है नुकसान होता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शॉर्ट टर्म में आपको महंगाई में थोड़ी सी रिस्पाइट मिल सकती है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि टैक्सेस में इजाफा है और उसके साथ साथ IMF प्रोग्राम में आप दोबारा से जा रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस, एनर्जी की प्राइसेस बढ़ानी होंगी, क्योंकि आपका सर्कुलर डेट है और ये सब इश्यूज हैं। आपके यहाँ बिजली सही से पहुंचाई नहीं जाती है, उसके बड़े लॉसेज होते हैं, लाइन लॉसेज जिसे कहते हैं। उसकी वजह से आपके यहाँ जो है वो बिजली महंगी करने की बात हो रही है। तो बिजली महंगी होती है तो डेफिनेटली उसका ना सिर्फ ये है कि बिजली महंगाई के बिल्स में जो है उसका बिजली के बिलों में उसका इम्पैक्ट आता है, बल्कि उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी प्रोडक्ट्स पे आता है। ये मुझे लगता है कि महंगाई जो है मीडियम टर्म में महंगाई बहुत कम एक्सपेक्ट ना करें, और आगे सर्दियां आ रही हैं उसमें ऑफ कोर्स एनर्जी की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, ऑयल की प्राइसेस दोबारा से बढ़ जाती हैं। तो हमें अच्छा खुर्रम शहजाद साहब, चाइना के साथ जो हमारी ट्रेडिंग टर्म्स हैं, अगर हम डायरेक्टली RMB में हम ये ट्रेड करें तो क्या उसका कोई इफेक्ट हो सकता है, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट? मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। उसकी वजह यह है कि चाइना के साथ लोकल करेंसी में भी अगर आप ट्रेड करेंगे तो कोई ना कोई करेंसी तो बेंचमार्क आपको बनानी होगी ना, जो कि चाइनीज युआन और रुपये की वैल्यू डिटरमिन करेगा, तो वो भी आपको डॉलर ही लेना होगा।
तो आप करेंसी अगर आपस में ट्रेड करते हैं तो वो डेफिनेटली उससे थोड़ा सा फायदा होता है कि लोकल करेंसी में ट्रेड हो। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हम बनाते क्या है जो चाइना को दें, और चाइना हमसे बहुत बड़ी इकोनॉमी है और बहुत कम्पिटिटिव इकोनॉमी है, बहुत सारी चीजें वो बनाता है, टेक्नोलॉजी से लेकर कपड़े से लेकर वो क्या क्या बनाता है। हम अपनी इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी तो लाएं, एटलीस्ट हम इस काबिल तो हो कि हम चीजें बना सकें और अच्छी कीमत पे बना सकें ताकि चाइना हमसे ले तो सही। इस वक्त तो चाइना के साथ हमारा ट्रेड नेगेटिव है, सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ है, यानी कि हम वहां से सबसे ज्यादा इम्पोर्ट करते हैं, सबसे कम एक्सपोर्ट करते हैं। तो पहले अपनी इकोनॉमी में वो प्रोडक्ट तो क्रिएट करें जो चाइना हमसे खरीदे, फिर आप ट्रेड की बात करें। बिल्कुल सही, फिर आप ट्रेड करेंसी की बिल्कुल बात सही। करें। खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और आपका ये कहना है कि आने वाले कुछ हफ्तों में महंगाई की शरह मजीद नीचे आएगी, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि महंगाई में कमी आए और आवाम को रिलीफ मिले। अब गरीब आवाम तो ये दुआ भी करती है, तवक्को भी करती है, उम्मीद हमारी हमेशा यही होती है। लेकिन फिर वो मैं यहाँ पे एक और बात भी ऐड करना चाहूंगी कि गरीब आवाम की उम्मीदों पर हमेशा की तरह जो है वो पानी फिर जाता है। और मुझे लगता है अब अपने नुमाइंदा की जाने बढ़ते हैं। मोहम्मद लुकमान इस वक्त हमें लाहौर की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। मोहम्मद लुकमान, बहुत शुक्रिया। बताइएगा इस वक्त महंगाई की लाहौर में क्या सूरत हाल है और महंगाई से कारोबारी तबका किस हद तक मुतासिर हुआ है? देखिए जी, अगर आप देखें सिर्फ स्टैटिस्टिक्स को, तो स्टैटिस्टिक्स के हालात से तो पाकिस्तान में महंगाई काफ़ी कम हुई, लेकिन अगर मार्केट में आए तो महंगाई की शरह में उतनी कमी नज़र नहीं आ रही। ख़ास तौर पे जो बड़ा फ़र्क जो आपको नज़र आता है सरकारी कीमतों और जो कीमतें ली जा रही हैं जो दुकानदार लेता है। जैसे मैं अभी एक सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ जहाँ जो आलू की कीमत जो है वो 50 रुपये किलो है या 60 रुपये किलो है, लेकिन उससे जो बिक रहा है वो कोई 100 के करीब बिक रहा है। प्याज की भी यही कैफियत है, प्याज की कीमत भी 50 है और दर्जा अव्वल की, लेकिन मार्केट में वो 70 से 80 रुपए और कई जगहों पे 100 रुपए बिक रहा है। इस आप अदरक की बात करें जो कि इम्पोर्टेड कमोडिटी है, 870 रुपए उसकी कीमत है, लेकिन बाजार में वो 1000 रुपए बिक रहा है। असल में बात वही आ जाती है कि जब तक जो एक एडमिनिस्ट्रेटर मैयर नहीं होती, कोई नाफज करने वाला कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, तो अब महंगाई भले से जो अदादो शुमार उसके जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स चाहे 0 पे ले आए, लेकिन हम आपको जो ग्राउंड पे महंगाई नजर आती रहेगी, क्योंकि हमारा एक मिजाज है कौम का कि हम जो बेनिफिट मिलता है कि दुकानदार को वो उसे मुनाफा समझता है, वो पास ऑन नहीं करता। और यही कैफियत इस वक्त है। जितना भी फर्क पड़ेगा, डॉलर में फर्क पड़ेगा, किस चीज़ में फर्क पड़ेगा, वो मुझे ही आपको पास ऑन नहीं होगा। यही सूरत हाल है जिसमें हम सबको अभी पता नहीं कब तक फेस करना है। ठीक है हबीब खान, आप बताइए कराची की मार्केट की क्या सूरत हाल है? अब बिल्कुल देखें, कराची की सूरत हाल भी कुछ लाहौर से मुख्तलिफ नहीं है और यहाँ भी महंगाई की वही सूरत हाल का सामना है कि हुकूमती आदादो शुमार तो बिल्कुल यकीनी तौर पर उसमें बताया जा रहा है कि 10% तक कमी आ चुकी है, लेकिन शहर में जब हम हकीकी तौर पर बाहर आते हैं और लोगों से बात करते हैं या खुद ख़रीदारी करने जाते हैं तो सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आती है। महंगाई का तूफ़ान जू का तू बरपा नज़र आता है। बिलखुसूस अशिया खुर्दोनोश की बात करें तो अशिया खुर्दोनोश में दाल, चीनी, आटा, घी, तेल और इसके साथ साथ दूध वगैरह जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें, इनकी कीमतों में किसी किस्म की कमी तो नहीं बल्कि इजाफा जो है वो इस वक्त कराची शहर में दिखाई दे रहा है। चीनी की अगर बात करें तो कराची में पिछले सिर्फ 10 रोज़ के दौरान चीनी की जो कीमत है वो होलसेल मार्केट में 15 से 18 रुपये फ़ी किलो उसकी कीमत पर इजाफा हुआ है। इस वक्त होलसेल मार्केट 132 रुपये है, जबकि रिटेल में उसकी कीमत 140 रुपये 142 रुपये तक जा पहुंची है। इसी तरह से आटे की अगर बात करें तो आटे भी उसकी कीमत पर भी हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान इजाफा देखने में आया। फिर दूध की कीमत की बात करें, खुर्दोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और मार्केट की सूरत हाल आपने हमें बताई। हबीब खान, बहुत शुक्रिया आपका, और मोहम्मद लुकमान आपका भी बहुत शुक्रिया। लाहौर और कराची की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है, इनफैक्ट पूरे मुल्क में महंगाई की यही सूरत हाल है। अब स्टैटिस्टिक्स जो भी कहें कि ये महंगाई में कमी हुई है, लेकिन मार्केट की ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है वो कुछ और है। उम्मीद करते हैं कि ये महंगाई नीचे आए। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर खुशामदीद और बात करते हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आलमी यौम आबादी मनाया जा रहा है। बहुत शॉकिंग ये अदादो शुमार है कि आने वाले चंद सालों में दुनिया की आबादी कितनी हो जाएगी और उस हिसाब से वसाइल की कमी का सामना करना पड़ेगा और इंसानी ज़िंदगी को मज़ीद खतरात लाहक हो जाएंगे।
तो इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और क्या करने चाहिए, और आबादी को कंट्रोल करने के लिए हुकूमतों को क्या करना है या इंडिविजुअली हमें क्या करना है, इस पर हम एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं। वसाइल कम, मसाइल गंभीर। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया। मुल्क की आबादी में इजाफे की शरह 2.8% तक जा पहुंची। पाकिस्तान की कुल आबादी इस वक्त 24 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल है, जो क़याम पाकिस्तान के वक्त सिर्फ 3 करोड़ 20 लाख थी। यूं पाकिस्तान का शुमार अब दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां आबादी में इजाफे की शरह सबसे ज्यादा है। एक राय ये कहती है कि ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा मेहनत कश लोग होंगे, ज़्यादा तालीमी याफ्ता लोग होंगे तो उससे माशी तरक्की बढ़ेगी। अगर वो लोग प्रोडक्टिव हों, अगर आप तालीम की सहूलियात ना दे सकें, सेहत की सहूलियात ना दे सकें, रोज़गार ना दे सकें, तो आबादी इन सब सारी वसाइल को खा जाए। पाकिस्तान की 40% आबादी शहरी जबकि 60% देही इलाकों में रिहाइश पजीर है, लेकिन 20% शहरी जबकि 33% देही आबादी गुर्बत का शिकार है। 85% आबादी तो पीने के साफ पानी से भी महरूम है। ख़ानदानी मनसूबा साजी दुनिया का सबसे आसान तरीका है इकनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। ये बात सिवाय हमारे माशरदान के बाकी लोगों को आसानी से समझ में आ चुकी है। ये किसी तरह हमारे प्लानिंग का हिस्सा बन जाए। अगर हम इस पर अमल करते हैं तो हमें बहुत सारे वसाइल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इंडोनेशिया 27 करोड़ 75 लाख आबादी के साथ चौथे, अमेरिका 34 करोड़ 43 लाख के साथ तीसरे, जबकि भारत 1 अरब 42 करोड़ 99 लाख से ज्यादा आबादी पहले नंबर पर है, जबकि दुनिया की मजमूई आबादी 8 अरब से तजावज कर चुकी है। तो जनाब, ग्लोबल पॉपुलेशन काउंट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, और इस तरह जो आलमी इदारे हैं वो भी इस पर बहुत तशवीश का इजहार कर रहे हैं, और उनका ये कहना है, ये मानना है कि दुनिया की आबादी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2030, 2040, 2050 इसमें जो मसाइल होंगे और वसाइल की कमी होगी वो डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट होगा इंसानी ज़िंदगी पर। और जमील, जिन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा आबादी बढ़ जाएगी 2050 तक, उनमें पाकिस्तान का नाम भी है, कॉन्गो है, मिस्र है, इथियोपिया है, भारत है, नाइजीरिया है। तो हमें पॉपुलेशन जो है उस पर थोड़ा सा काबू रखना चाहिए। फैमिली प्लानिंग अगैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर हम आबादी की बात करते हैं, पाकिस्तान में आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन अगर वसाइल की बात की जाए, सहूलियात की बात की जाए, तो वो पाकिस्तान में उस तरह से नहीं है। बाखबर रहने के लिए सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें।